चुनावी जंग 2022 के इस एपिसोड में मैं अनिल खुराना अपने साथी जितेंद्र शर्मा के साथ आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज मेरे मेहमान आज जो हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के पठानकोट के पूर्व अध्यक्ष अनिल रामपाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अनिल रामपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल रामपाल जी, आप भी इस दौड़ में शामिल थे एमएलए की टिकट के लिए। खैर वो तो कोई भी हो सकता है, तो अब टिकट मिल गई है अश्विनी जी को जी। और जो आपके साथ और भी साथी थे जो इस दौड़ में शामिल थे, क्या वो और आप लोग सब अब अश्विनी जी के साथ हैं? ऐसा है कि पहले दिन से ही ये सारी बातें फाइनल थी कि भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी टिकट मिलेगा सभी लोग उसका साथ देंगे जिसके पास कमल का निशान होगा। तो इसमें कोई दूसरा विषय ही नहीं है। जिसके पास कमल का निशान जो है वो अश्विनी जी के पास है, तो सब पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं। नहीं, कुछ कहा जाता है कि अभी भी कुछ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी उनसे नाराज़ हैं। क्या वो अभी नाराज़ ही रहेंगे या मना लिया गया उनको? ऐसा नहीं, मेरी जानकारी में कोई ऐसा है नहीं जो नाराज़ हो। कोई एक आध पर्सनल कोई हो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन नॉर्मली जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ मैंने यही देखा है, जब तक टिकट नहीं मिलता तब तक सब लोग अपने अपने लेवल पे प्रयास करते हैं। एक बार टिकट का जब फाइनल हो गया किसको मिलना है, उसके बाद फिर किसी तरह का कुछ नहीं, सब लोग एक ही दिशा में चलते हैं। अनिल जी, एक बात बताइए, ये तो बात थी आपकी पार्टी की। मैं बात करता हूँ पठानकोट के विकास की। जो हमारे अभी एमएलए हैं अभी तक, तो उनका दावा है कि उन्होंने 450 करोड़ रुपया लगाकर पठानकोट में अभूतपूर्व विकास करवाया, और ऑन द कॉन्ट्रेरी भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब भी पठानकोट में भारतीय जनता पार्टी का विधायक आया है तब ही पठानकोट का विकास हुआ है। अगर मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात न भी करूं, तभी 2007 से लेके 2017 तक पठानकोट में हमारे 2 विधायक रहे। पहले 5 साल में मास्टर मोहन लाल जी रहे जो मंत्री भी रहे, दूसरे दौर में श्रीमान अश्विनी शर्मा जी रहे जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन 10 सालों में देख लो पठानकोट में कितने काम हुए हैं, आपके सामने हैं। चाहे वो सरकारी कॉलेज है या ऑडिटोरियम है या स्टेडियम है, या पठानकोट को ज़िला बनाना है, पठानकोट को कॉरपोरेशन बनाना है, नई सड़कें बनाना है। शाहपुर चौक वाली जो आर्य स्कूल वाली जो गली है, उसका कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि 10 फुट उसको चौड़ा कर दिया जाएगा। जो नई सड़क हॉस्पिटल के आगे खड्डी के पुल के साथ से गौशाला रोड बनी है, उसको डेवलप किया। ऐसे बहुत सारे काम पठानकोट में हुए। उसके बाद जो अभी कहा जा रहा है, अभी मैं आज ही सुबह सुन रहा था, एक ब्रिज जो पहले प्लेटून ब्रिज होता था तलवाड़ा जट्टा से सिमली तक, अभी कंप्लीट हुआ, उसको 1 महीना भी नहीं हुआ, सीएम साहब ने और माननीय विधायक जी ने उसका उद्घाटन किया है। और अभी उसकी जो नीचे उसके पिलर्स हैं वो दबने शुरू हो गए हैं। 25 करोड़ से किया हुआ ये काम, जिसको एक बहुत बड़ी बुलंदी बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा काम किया है, उसकी 1 महीने के बाद ये रिपोर्ट है कि वो उसके पिलर जो है वो अपनी जगह पे धंसने लगे हैं। तो किस तरह का विकास और किस में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, ये जांच का विषय है। कौन कौन उसमें शामिल है। रामपाल जी, पहले मैं आपकी अगले क्वेश्चन पे आऊँ। ये जो आपने बोला है पुल धंसने वाली बात, ये मैं बाई चांस अभी आपके इंटरव्यू से पहले इसी न्यूज़ के ऊपर मैं एक्शन पठानकोट से बात करके आया हूँ, PWD। वो बोल रहे हैं कि पुल धंसने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर आपके द्वारा फैलाया गया है। आपके द्वारा मतलब आप लोगों के द्वारा। उसमें सिर्फ सड़क जो है, वो जो सड़क उसको अप्रोच रोड है, जो एक तरफ 400 मीटर है, एक तरफ 800 मीटर है, वो जो 400 मीटर वाली जो रोड है जो तलवाड़ा जट्टा से जा रही है वो तो ठीक है। जो रोड आगे जा रही है उसके 1-2 जगह पर, सिर्फ रोड की 1-2 जगह पर ऐसी, क्योंकि बारिशें रही पिछले महीने, वो कई जगह से धंस गई थी, 2 जगह से, और वो भी हम रिपेयर कर दिया, वो भी ठीक हो गई है। पुल के धंसने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपको ये करेक्ट कर रहा हूँ इसके बारे में, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बात करके आया हूँ एक्सचेंज से, न्यूज़ आइटम थी इसलिए। देखिए, मैंने भी ये न्यूज़ देखी है और मैंने जो वहाँ पे लोग हैं उनकी मैंने इंटरव्यू भी सुनी है। चलो, हमारा ये विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं है ये। आपने भी जो सुना
जो आपने सुना वो मुझे बताया, मैंने भी जो भी बात की मैंने आपको बताई। फिर भी ये जांच का विषय है। 1 महीने के अंदर सड़क भी टूटी है तो क्यों टूटी? नहीं, वो सड़क टूटने का उन्होंने कारण बताया कि सड़क जो पिछले महीने बनी थी बरसातें रहने के कारण, टेक्निकल बात है वो एक अलग विषय है, वो उन्होंने अपना क्लियर किया है, वो हम न्यूज़ आइटम में हम क्लियर कर देंगे। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो सड़कें बनती है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। ऐसे तो रोज़ सड़कें टूटने लगे, ऐसे तो सर मेरा वो विषय नहीं है, इसलिए मैं आपसे आर्ग्यू करना नहीं चाहूँगा। मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ इसमें जांच होनी चाहिए। एक्शन साहब पता नहीं ठीक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये उनको पता होगा, लेकिन जब जांच होगी तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या आप जो पिछले 5 साल का जो कांग्रेस पार्टी ने जो क्लेम कर दिया हमने विकास किया है, क्या आप उस विकास से सहमत हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया, आपने खुद ही उसको बता दिया कि वो जांच का विषय है या जो न्यूज़ है जो भी है। दूसरा, मुझे जनरल बात कर, मैं पठानकोट का एक नागरिक होने के नाते भी विकास की परिभाषा क्या है? क्या विकास की परिभाषा ये है? आपने बोला कि अश्विनी जी के टाइम पे जिला बना, वो बना, अब वो जिला तो बन गया, दोबारा बनने से रहा, कॉरपोरेशन बन गई, दोबारा बनने से रही, वो तो हो गया काम। तो अब आप क्या चाहते थे जो नहीं हो सका? नहीं, देखिए, अभी भी बहुत सारी चीज़ ये नहीं होता। सरकारें जो बनती हैं, एक सरकार अगर जाती है कुछ काम छोड़ के, दूसरी सरकार का काम होता है कि उस काम को आगे लेके जाए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति का स्तर 2017 के बाद गिरा, वो कभी पठानकोट में कभी कल्पना नहीं करी थी इस बात की कि राजनीति इस तरीके की हो जाएगी। एमसी लेवल पे मैं खुद अपने वार्ड का कॉर्पोरेटर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि जो कांग्रेस के संबंधित लोग थे चुनाव हारे हुए, उन लोगों को आगे करके सारी डेवलपमेंट कराई गई और लोगों द्वारा चुने गए जो एमसी थे, डेवलपमेंट क्या थी? डेवलपमेंट गलियाँ नालियाँ एमसी ने ही करना होता है। एमसी ने करना होता है, आपकी बात ठीक है। एमसी जो चुने गए थे उनको काम नहीं करने दिया गया। मैं वो ये कह रहा हूँ, जो 14th वित्त कमीशन का पैसा था जो कॉरपोरेशन में था, कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के पास थी, वो सारा पैसा जो लोगों द्वारा चुनी गई कॉरपोरेशन थी उनको खर्च नहीं करने दिया गया, बल्कि अपने खुद के बंदों के द्वारा खर्च किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के द्वारा चुना गया एमसी होता है, लोगों ने उसको चुना है काम करने के लिए। नहीं, अभी इस बार जो चुने गए, नहीं, मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ। जैसे पिछली बार आप थे, पिछली बार मैं था, उन लोगों को तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा था। 3 साल तो आपका मेयर था। हाँ, तो जब तक हमारा मेयर था तब तक यहाँ काम बहुत बढ़िया था, कुछ भी कहते थे काम होते थे। उसके बाद तो काम ही होने बंद हो गए और कई वार्डों में तो राजनीति का स्तर इस स्तर तक चला गया कि इवन सीवरेज वाले भी नहीं जाते थे एमसी के कहने पर। दूसरे बंदे कहते थे जो कांग्रेस के, तब वो जाते थे। मेरा इसमें सिर्फ इतनी बात कहना है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली हो, कोई भी हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदे को चाहिए, चाहे वो सड़क है, लाइट है, पानी है, सीवरेज है, मूलभूत सुविधाएं, उसके ऊपर राजनीति इस तरह से नहीं करनी चाहिए। ये गलत बात है। रामपाल जी, आपने अभी एक बात बोली कि 3 साल हमारा राज रहा, तब तक तो ठीक था। जब इनका राज आया, दूसरी पार्टी का राज आया, तो उन्होंने वो हमें एमसीज़ को काम नहीं करने दिया। बट यही बात मैं आपसे पूछता हूँ, अब राज है, अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है कांग्रेस की, अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है, हालात तो फिर वैसे ही हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होंगे। हमने कभी इस तरीके की राजनीति कभी पहले नहीं करी। आप देख लो किसी ज़माने में, अभी जो अमित विज जो हमारे यहाँ, नहीं, जब आपके 3 साल आपके थे तब तब कांग्रेस के एमसी यही बात बोलते थे कि हमारे वार्डों में पैसा नहीं लग रहा। आप ऐसा कर लो, आप कॉरपोरेशन के ऑफिस उनका रिकॉर्ड निकलवा लो, उनके कितने कितने काम हुए हैं। हर मीटिंग में बताया जाता था। ये जो अभी आज मेयर हैं पन्नालाल जी भाटिया, इनके वार्ड में कितने काम हुए हैं। विभूति शर्मा जो आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके वार्ड में कितने काम हुए हैं, हर एक मीटिंग में बताया जाता था। और एक बात आप भी इसके गवाह हैं कि जब मास्टर जी यहाँ के विधायक थे तो अमित विज के फादर अनिल विज जी यहाँ कॉरपोरेशन कमेटी के प्रेसिडेंट थे, तो उनके मित्र भी थे। मित्रता भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो कई बार वो आते थे, हमारे साथ डिस्कस करते थे और जो उनकी बातें थी वो मानी जाती थी। कभी इस तरीके का वातावरण हमने बनने नहीं दिया पठानकोट में। अभी जो वातावरण बना है ये ठीक नहीं है। क्या आप समझते हैं कि जो विकास है, चुनाव जो है सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ा जा सकता है, खाली विकास के मुद्दों पर? विकास एक चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं।
क्योंकि अगर विकास के मुद्दों पर लड़ा जा सकता है तो फिर अश्विनी जी ने इतने विकास कराए तो उनके हारने का क्या कारण रहा आपके ख्याल से? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आपकी थी, विकास भी आपने बहुत कराए थे, तो फिर वो हार क्यों गए? देखिए, ये कहा जाता है कि जीत का कोई कारण नहीं होता, हार के अनेकों कारण गिनाए जा सकते हैं। तो इसलिए अब जो बीत चुका है उसके ऊपर चर्चा करके मेरा मतलब ये नहीं है पूछने का, मेरा कारण ये है, मेरा मतलब ये है पूछने का कि अगर विकास ही एक मुद्दा है तो फिर विकास तो अश्विनी जी ने बहुत कराए थे। मुझे याद है, अब बहुत साल पुरानी बात है, मास्टर जी ने काफ़ी काम करवाए थे उस टाइम। मैं किसी एक जलसे में उनकी स्पीच सुन रहा था, मेरे साथ आपके ही कोई नेता खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर मास्टर जी ने इतने विकास करवाए हैं तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, लोगों को अपने आप वोट डाल देना चाहिए। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ, बट मेरा मतलब ये है बोलने का कि अगर विकास ही एक मुद्दा है तो विकास तो अश्विनी जी ने अपने टाइम पर बहुत करवाया, तो वो उनके हारने का कारण क्या रहा? मेरा मतलब ये नहीं है, इसको डिस्कस करने का नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि क्या कारण होते हैं जिनसे एक एमएलए जीतता है और हारता है। देखिए, जनता की अदालत में जनता मालिक होती है, जनता का अपना मूड होता है। कई बार बिना कारण के भी चीज़ें हो जाती हैं, एक हवा जलती है। तो हवा तो अब आम आदमी पार्टी की चल रही है। नहीं, अभी आम आदमी की पार्टी की हवा नहीं है। उस वक्त कुछ हवा अलग से चली कि चेंज कर दो जी, 10 साल का हमारा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो गया। कई बार लोगों को ये होता है कि इस बार चेंज करके देखो क्या होता है, हालांकि चाहे बाद में वो पछताते रहें। ऐसा मैंने 2002 में भी देखा, जब 1997 से लेकर 2002 का समय था, मास्टर जी यहाँ के विधायक थे, बहुत काम तब भी हुए थे, लेकिन 2002 में मास्टर जी हार गए और जस्ट उस चुनाव के 4 महीने के बाद सरपंचों के चुनाव आ गए। हम लोग गए, जिस गाँव में गए वहाँ लोग रो रहे थे कि मास्टर जी हमने बहुत गलती कर दी। मैं उस वक्त पार्टी में सेक्रेटरी था अपने मंडल का, वो हमसे कह रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत डिसीजन ले लिया, लोग कह रहे थे। तो इस बार कई बार लोग इमोशन में गलत या हवा में चल के कह लीजिए, इसलिए विकास एक मुद्दा जरूर रहता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बार लोग गलती तो नहीं करेंगे? लोगों का फैसला है, गलती तो नहीं करनी चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार कौन दे सकता है। लोग बहुत जागरूक भी होते हैं, लोगों को पता होता है कौन आपको सुरक्षा दे सकता है, कौन आपके शहर को आगे ले जा सकता है, कौन आपके शहर के यूथ को ठीक दिशा दे सकता है, किसने आपके शहर में क्या कोई ऐसा गोरख धंधा तो नहीं किया। ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। रामपाल जी, इस बार जो इलेक्शंस हैं, यूथ जो है वो बड़ा नाराज़ है आपसे, नहीं मौजूदा एमएलए से कह लें या किसी से भी कह लें, या सेंटर की सरकार से कह लें, महंगाई बहुत होगी। लोग सेंटर के लिए बोलते हैं महंगाई बहुत होगी, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। मैं फिर भी, आप भी एक बड़े नेता हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं महंगाई की, और इससे आप कैसे निजात पाएंगे, कैसे भाजपा को ऊपर लेके आएंगे? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई का जो मुद्दा है, वैसे तो ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे 16 तारीख को। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं वो ऐसे अभूतपूर्व काम हैं। मुझे लगता नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि यूथ नाराज़ है। नहीं, मैं यूथ वाली बातों में छोड़ ही गया। हाँ, मैं अलग से पूछता हूँ आपसे। ये ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया के तहत जो चल रहा है, हिंदुस्तान अब एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। जो कभी विदेश से हर चीज़ आयात करते थे, अब वो निर्यात करने की स्थिति में जा रहे हैं। तो ये जो चेंज ऑफ फेज़ हो रहा है, इसमें ये ठीक है, जब चेंज ऑफ फेस होता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं, जाएंगी भी, अच्छा होगा। एक मौका केजरीवाल नो, ये जो स्लोगन है, इसके ऊपर यूथ बड़ा जा रहा है। यूथ सोच रहा है कि शायद केजरीवाल हमें पता नहीं क्या दे देगा, और उसने बोल दिया मैं इतने 1000 रुपया महिलाओं को दूंगा, और जो भी वायदे आपको पता ही है क्या किए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक मौका केजरीवाल पर क्यों? सवाल ये है क्यों? केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो अपनी विचारधारा, नरेंद्र भाई मोदी द्वारा किए गए काम
और उनके विचार और उनके काम और सब उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो केजरीवाल का नाम के ऊपर चुनाव लड़ रही है। सवाल ये है कि ना तो चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल, ना चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। फिर केजरीवाल को मौका क्यों? केजरीवाल को मौका दिया गया दिल्ली में, वो वहाँ काम करें। अच्छा, वही कह रहे हैं ना कि वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ भी अच्छा करेंगे। वहाँ अच्छा कर रहे होते तो उसकी रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में गई होती। वो जैसा वो कह रहे हैं कि 1000 रुपया हर एक महिला को मिलेगा, अगर उसको कन्वर्ट को मल्टीप्लाई करो जितनी महिलाएं पंजाब में हैं तो इतना तो बजट नहीं है पंजाब का। वो ऐसे लोग जो हैं इनसे हिंदुस्तान को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ कहते हैं, एक बार कह के फिर बाद में माफ़ी मांग लेंगे। अब उनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, कई बार कई लोगों से वो माफ़ी मांग चुके हैं, उसके बावजूद भी वो नई नई बातें करते रहते हैं। तो इसके बारे में मैं डोंट वांट टू कमेंट। अब हम लोकल बात पे आएँ, अगर हम कंपैरिजन करें अश्विनी शर्मा और विभूति शर्मा का, तो आप इनको आपस में क्या कंपैरेटिव समझते हैं? इनका कोई कंपैरिजन है आपस में, अगर वो एमएलए बनते हैं या वो बनते हैं? देखिए ऐसा है, विभूति शर्मा बड़े सालों से कॉरपोरेटर चुने जाते रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनका विजन, उनका जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, उनको अभी इस मामले में डेवलप होना है। अश्विनी जी दूसरी बार पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, इसलिए उनका जो बड़े नेता हैं, उनका विजन ज़्यादा बड़ा है। उनके पास हर एक चीज़ जो है वो सामान्य जन से ज़्यादा है। जो कॉरपोरेटर रहा है वो ज़्यादातर उसी लेवल पे सोचता है, उससे आगे की सोचता नहीं है। इसलिए अश्विनी शर्मा जी हर हाल में विभूति शर्मा से बहुत बहुत बेटर है, क्योंकि काम वही करवा सकता है जिसको पता हो क्या करवाना। नहीं, चन्नी जी भी पहले एमसी थे। नहीं, पर चन्नी जी 3 बार एमएलए भी बन चुके हैं ना। आप भी एक भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता हैं, पठानकोट में कई सालों से राजनीति कर रहे हैं। आपके ख्याल से एक एमएलए में क्या क्या गुण होने चाहिए? एमएलए में सबसे पहला गुण तो ये होना चाहिए कि उसकी अवेलेबिलिटी, उसका विजन, उसका दृढ़ निश्चयी होना, किसी भी काम को लेके उसको एक जुनून जिद के साथ काम करना चाहिए, एक टारगेट लेके काम करना चाहिए। उसकी अप्रोच जो है वो ऊपर लेवल तक, जहाँ से अपने शहर, अपने इलाके के लिए वो कुछ भी ला सके, वहाँ तक सुगम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कैंडिडेट में अश्विनी शर्मा में है। बिहेवियर भी है, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इसलिए पठानकोट के लोगों को आज की डेट में, जैसे ट्रांजिशन फेस में सिस्टम चल रहा है, पठानकोट में देखो आप, पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की जो बुरी हालत हुई है, जगह जगह सड़कों पे लड़ाइयाँ, कहीं दातर चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, चेन स्नैचिंग हो रही है, सरेआम बाज़ार में 12। ये कोई एमएलए थोड़ी करवाता है, ये नहीं, लेकिन अगर राजा अच्छा होगा तो उसके राज में कानून व्यवस्था का राज भी अच्छा होगा, मेरा ये कहने का मतलब है। आप लगा लो, 2007 से लेकर 2017 तक किसी ने ये सुना था कि बाज़ार में किसी दुकान पे चोरी हो गई, या तो सुबह 5:30 बजे चोरी हो गई, वो भी थाने के सामने, और आज तक पता ही नहीं लगा वो कौन लोग थे। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि कमियां पेशियां सब जगह रहती हैं, लेकिन राजा जो है, आपने पूछा कि एमएलए कैसा होना चाहिए, एमएलए ऐसा होना चाहिए जिससे डर हो। अश्विनी जी का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि वो थोड़ा, ऑफिसर्स भी उनसे शायद डरेंगे गलत काम करने में। हाँ, तो जो आदमी साफ होगा तो उससे लोग डरेंगे ही, जो आदमी स्पष्ट बात करेगा उससे लोग डरेंगे ही, जो बात घुमा फिरा के करेगा उसको लोग वैसे घुमाए फिराएंगे। अनिल जी, आप ये बताइए कि आप पठानकोट में अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसको देखते हैं, किसको समझते हैं? हमेशा से ही यहाँ जब जब भी चुनाव हुए हैं, मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का रहा है। इस बार भी हमारा मुकाबला, जो हमारा सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी जो आप पूछ रहे हैं, वो हम लोग कांग्रेस को मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी को एक ऐसी पार्टी है जिनके पास ना कोई संगठन है, ना कोई विजन है, ना कोई आइडियोलॉजी है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन आपने उनके बारे में सुना भी है कि उनके नेता जब पंजाब आए थे तो वो किसके यहाँ ठहरे थे? वो एक उग्रवादी के यहाँ ठहरे थे। उनका जो पंजाब का अध्यक्ष है भगवंत मान, वो पहले कॉमेडियन थे, अब वो उनको अध्यक्ष बनाया हुआ है। कई अध्यक्ष जो, हाँ, उनको सीएम कैंडिडेट बना दिया है। और उनके जो कई पुराने लोग हैं, पुराने अध्यक्ष हैं, सुच्चा सिंह छोटेपुर रहे, क्या उसका नाम, गुरप्रीत सिंह घुगी रहे, वो सब लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो कोई ना कोई बात तो होगी ना उनमें। पिछली बार जो उनकी टिकट के उम्मीदवार थे
राजू महाजन। राजू महाजन वो अब हमारे साथ हैं। जो सुजानपुर से थे कुलभूषण बनास, वो पठानकोट, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो तो बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी वहाँ पे जाके। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का मुझे लगता नहीं कि जिनके पास कोई विचार नहीं, कोई संस्कार नहीं, उनके पास कुछ है नहीं, कुछ आइडियोलॉजी नहीं कुछ बताने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बातें। जो ये जो सर्वे चल रहे हैं ये क्या है? सर्वेज आपको पता ही है, सर्वे तो आपके हमारे मित्र ही, सर्वे सब नकली, आपके हमारे मित्र ही सर्वे बनाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे अभी इलेक्शन की पूरी यौवन पे है इस टाइम इलेक्शन, हम ये कहेंगे, तो आप लोग भी पूरा मेहनत कर रहे हैं, भाजपा भी, भारतीय जनता पार्टी भी मेहनत कर रही है, कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, आम आदमी पार्टी भी मेहनत कर रही है। वो कहते हैं हम जीतेंगे, आप कहते हैं हम जीतेंगे, तीसरे बोलते हैं हम जीतेंगे। इवन जो यहाँ चौथी पार्टी है वो कहती है हम जीतेंगे, जिसका कोई आधार नहीं है पठानकोट में, वो भी कहते हैं हम जीतेंगे। तो असल में आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा आपके ख्याल से? देखिए, हारने के लिए तो कोई भी खड़ा नहीं होता, सब जीतने के लिए खड़े होते हैं, और हर एक आदमी अपनी पूरी ताकत भी लगाता है। हमारे श्री शांता कुमार जी बहुत बड़े लीडर हुए, वो ये कहते थे कि जो इलेक्शन है वो एक शादी की तरह है, शादी को लोग अलग अलग तरह से एंजॉय करते हैं, लेकिन शादी असल में एंजॉय वो करता है जो एंड तक उस शादी को लास्ट तक एंजॉय करता है। इलेक्शन भी ऐसा ही है, जो एंड तक इसको मेहनत से काम करेगा, टिल लास्ट वोट आपकी खाने वहाँ डब्बे में पड़ जाए, तब तक ना थकना ना आराम करना। ये इलेक्शन हम लोग ऐसे इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसलिए हमारे विचार से ऐसे ही लोग चुनाव जीतते हैं, जो बीच में जैसे शादी में कुछ लोग खा पी के आनंद करके अपने घर चले जाते हैं, वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। अच्छा सर, एक बात बताओ, पंजाब में किसानों का मुद्दा इतना हावी रहा, तो उससे क्या लगता है कि आपको पंजाब में भाजपा सरकार आ सकती है? अगर भाजपा सरकार नहीं आ सकती तो लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, ये चुनाव बड़ा साधारण चुनाव नहीं है, ये असाधारण चुनाव है। ये कोविड के बाद का चुनाव है, ये किसान आंदोलन के बाद का चुनाव है, और ये चुनाव सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने पंजाब में देखा होगा, जगह जगह ड्रोन के द्वारा जो हथियार फेंके जा रहे हैं, इसलिए ये चुनाव जो है वो राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद के नाम पे लड़ा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात आपने जो पूछी, आप कई सर्वे जो हैं, जैसे आपने बताया, ऐसे कई सर्वे आपको ये भी दिखाएंगे कि पंजाब में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये ठीक है, जब भी कोई विचार उठता है ऐसा, तो लोग उसको पहले हंसते हैं, फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली धीरे धीरे उसको स्वीकार करते हैं। हरियाणा में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि हमारी कभी सरकार आएगी, लेकिन आप देखो दूसरी बार भी सरकार आ गई वहाँ पे, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो तीसरी बार भी सरकार वहाँ पे लगातार बनेगी। ऐसे ही केंद्र के लेवल पे आपने देखा पूर्ण बहुमत की सरकार दूसरी बार आई है। इसी तरह मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, और हमारे यूपी 5 स्टेटों में, यूपी में तो 101% है, वहाँ तो लोग आप देख ही रहे हैं। और पंजाब में कितने %? नहीं, पंजाब में भी पूरा, पंजाब में, क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं। अश्विनी शर्मा सीएम बनेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। ये आपको क्या लगता है? मैं तो शुभ इच्छाएं, उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ, क्योंकि हमें तो फ़ायदा अगर पठानकोट का नेता, अगर देखो मेरे लिए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मेरा बचपन का मित्र है अश्विनी शर्मा, अध्यक्ष भी है, यहाँ के कैंडिडेट भी है, पूर्व विधायक भी है, सारा कुछ है। तो मेरे लिए तो इससे सुखद कोई हो नहीं सकता कि मेरा निकटतम मित्र जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। तो इसमें तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो बने, अच्छी बात है। रामपाल जी, एक बार बताओ जी, विज परिवार से भी आपके काफ़ी मधुर संबंध है जी, जो कि जग जाहिर है, तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा? आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपके लिए क्या मुश्किल नहीं होगा ये इसको जस्टिफाई करना? नहीं, विज परिवार के साथ मेरे सामाजिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ता नहीं है मेरा उनके साथ। राजनीतिक रिश्ते के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ और वहीं काम कर रहा हूँ। एक समय ऐसा था जब अमित विज के फादर अनिल विज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट था। ये ठीक है, राजनीतिक रूप से वो अलग अपना बयान देते थे, मैं अपना अलग बयान देता था। मतलब ये रिश्ते ऐसा कोई वो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें कोई आड़े नहीं आते।
सामाजिक रिश्ते अपनी जगह पे हैं, वो निभाने चाहिए लोगों को। मैं तो ये भी कहता हूँ, राजनीतिक जो हमारी विचारधारा है, मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाती, इसलिए मैं भाजपा में हूँ। आप कोई संदेश देना चाहेंगे पठानकोट की जनता को? मैं पठानकोट की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 20 फरवरी को भारी गिनती में कमल के निशान पे मोहर लगा के अश्विनी शर्मा जी को यहाँ से कामयाब करें। अगर हम पठानकोट को सुरक्षित देखना चाहते हैं, पठानकोट ज़िला के रूप में भी और पठानकोट विधानसभा के नाते भी पंजाब में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो एक तरफ से हिमाचल से लगती है, एक तरफ से J&K से लगती है। यहाँ पे नई इंडस्ट्री आए, यहाँ पे बच्चों के लिए नई नई चीज़ें आई, ताकि यहाँ के जिस सोच से हमने ये ज़िला बनवाया था, जिस सोच से हमने यहाँ पे मिनी सेक्रेटेरिएट बनवाया था, जिस सोच से अश्विनी शर्मा ने यहाँ पे कलाकारों के लिए, हाँ, क्योंकि विजन जो है अश्विनी शर्मा जी का वो उन प्रोजेक्ट्स के साथ अभी अधूरा रह गया था, उसको पूरा करेंगे। तो मेरी इतनी सारी निवेदन के साथ कि 20 तारीख को भारी गिनती में हम कमल के निशान पे मतदान करें और यहाँ से अश्विनी शर्मा जी को कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे अनिल रामपाल जी, जो आज के मेहमान थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, अश्विनी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अगले एपिसोड में नया कोई शख्सियत आएगी, हम उनसे मिलवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की, आपने इतना समय दिया हमें हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।